हेलो बच्चों, आप सभी का इस वर्चुअल क्लासरूम में फिर से स्वागत है। और आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं अपना एक नया घटक लेकर, जो कि कक्षा 7वीं से है। और आज का विषय है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान विषय में हमारा आज का जो लेसन है बच्चों, वह है आपके पाठ्य पुस्तक से लेसन नंबर 3, प्राकृतिक संसाधनों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, पार्ट 1, जिसमें हमारा आज का घटक है हवा, एयर। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। चलिए हम शुरू करते हैं अपना लेसन। तो प्राकृतिक संसाधन को और उसके गुणधर्म को जानने से पहले हम संसाधन को तो समझें पहले। यह दृश्य को अगर हम ध्यान से देखें तो हम बहुत कुछ बातें इसमें देख पाते हैं, लेकिन जो प्रमुख अनुभव है वह है आसमान में, खुले आसमान में बादल, यानी हवा में बादल है, और नीचे ज़मीन है, पेड़ पौधे हैं, और उसी पर कहीं पर पानी भी नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर 3 प्रमुख घटक हमें दिखाई दे रहे हैं। एक खुला आसमान जिसमें हवा है, और ज़मीन और पानी। अब इसी ज़मीन पर हम और एक चित्र का निरीक्षण करें और कुछ प्रश्नों का एक उत्तर फटाफट चेक करते हैं कि हम कितना इसमें जानते हैं। पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं, और जो भी उत्तर है आप अपने दिमाग में सोच कर रखिए, और या उसको बताइए, मन ही मन उसका उत्तर भी देते रहिए। हिरन कहाँ खड़ा है, आपको पता चल गया। पेड़ पौधे कहाँ हैं, वह भी आपको दिखाई दे रहा है। झरने का पानी किस ओर बह रहा है, ध्यान से देखिए। हेलीकॉप्टर कहाँ उड़ रहा है, नाव कहाँ चल रही है, उसी प्रकार मछलियाँ कहाँ दिखाई दे रही हैं। इन सभी प्रश्नों का अगर हम उत्तर चेक करें तो निश्चित है कि आपका उत्तर इन्हीं में से कुछ होगा। या तो कोई घटक हवा में उड़ रहा है, कोई घटक ज़मीन पर है, तो कोई घटक पानी में है, कोई हवा या ऊंचाई से ज़मीन पर बह रहा है। तो हवा, पानी और ज़मीन का संबंध उसमें ज़रूर आ रहा है। तो हमारी जो आज की चर्चा है इन्हीं घटकों में से है एक घटक पर, जिन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज। कि प्रकृति में ये मौजूद हैं घटक। कौन? हवा, ज़मीन और पानी। जिसमें हमारी चर्चा आगे बढ़ेगी, जिसमें हम पहला घटक हवा के गुणधर्म पर चर्चा करेंगे। तो उस घटक को शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं हमारे पृथ्वी पर जो हवा है वो कहाँ है। तो ज़मीन के ऊपरी हिस्से पर हवा है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है सम्यक रूप से, जिसमें हवा का वास है। और पृथ्वी पर जमीन, भूमंडल और जलमंडल पानी है। तो वायुमंडल जिसमें हवा है, जलमंडल जिसमें पानी है, और भूमंडल जो कि मिट्टी या ज़मीन का भाग है। ये तीनों मंडल जो है वो जीव मंडल कहलाता है, क्योंकि सारे सजीव जो है इन्हीं 3 मंडल में पाए जाते हैं। और हवा, पानी, ज़मीन जो है प्राकृतिक रूप से मौजूद है, जिसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। इन्हीं संसाधन का उपयोग करते हुए सारी सजीव सृष्टि कायम है इस पृथ्वी पर। तो पृथ्वी पर
ज़मीन और पानी है और उसका अनुपात हमने जाना है पहले भी, अधिक रूप से पानी है 71%, चाहे वो समुद्र का पानी हो चाहे अन्य हो, और बचा हुआ 29% जो है वो ज़मीन का हिस्सा आता है। तो ये अनुपात है ज़मीन और पानी का। तो जल मंडल बहुत बड़ा है हमारी पृथ्वी पर। उसके बाद भूमंडल है। अब इन जल और भू के अलावा जो हमारे ऊपर आसमान की ओर देखते हैं खाली जगह, उसमें हवा मौजूद है। तो हमारी पृथ्वी के भूमंडल और जलमंडल के अलावा उसके चारों ओर हवा का वास है, जिसे सम्यक रूप से वायुमंडल कहते हैं, और वह अलग अलग घनत्व के रूप में पृथ्वी से ऊंचाई पर मौजूद है। पृथ्वी के करीब थोड़ा घना है और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वह विरल होता जाता है। तो पृथ्वी के चारों ओर स्थित हवा में बहुत सारे गैसेस हैं, जिनमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सबसे प्रमुख गैसें हैं। वैसे बाकी घटकों का हम देख लेते हैं, अनुपात क्या है इस हवा में। तो हवा के पूर्ण भाग में से 78% तो नाइट्रोजन ही है। उसके बाद 21% ऑक्सीजन है। उसके बाद 0.9% आर्गन है, और उसके बाद 0.07 में अन्य गैसें हैं, अदर गैसेस, और बचा हुआ 0.03% जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड है। इस तरह से हमारे हवा में गैसों का विभाजन हुआ है, अनुपात है। तो इस तरह हम देखते हैं कि हवा जो है वो कई गैसों का समांगी मिश्रण है। हवा को तो हम देखते हैं, लेकिन इन सभी घटकों को हम नहीं देख पाते। हमें केवल पता है कि वह एक हवा है, बाकी उसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, अन्य गैसें हैं, ये हमें दिखाई नहीं देता। तो समांगी या विषमांगी मिश्रण क्या है? शब्द आया है ना, समांगी। तो ऐसे मिश्रण जिनमें घटक पदार्थों को अलग अलग ना देखा जा सके। जैसे हवा में हम केवल हवा देखते, हमें ये हम दिखाई नहीं देता कि कौन सा ऑक्सीजन है, कौन सा नाइट्रोजन है, या अन्य कुछ है उसमें। तो ऐसे घटक को, ऐसे मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं, जिनमें अलग अलग जो उसमें घटक मौजूद है वो हमें दिखाई न दे। जैसे शरबत है, दूध है, हवा है, पीतल, स्टील, इसमें मिश्रण से बने हुए कुछ पदार्थ हैं, लेकिन हमें वो अलग अलग घटक दिखाई नहीं देते। दूध में पानी नज़र नहीं आता, दूध पानी एक जैसा है। शरबत में शक्कर घुला हुआ है, नमक घुला हुआ है, पानी है और रस है, वह घुला हुआ है, हमें अलग अलग हम उसको दिखाई हमें नहीं देता। तो ये समांगी मिश्रण का उदाहरण था। और ऐसे मिश्रण जिनमें घटक पदार्थों को अलग अलग देख सकते हैं हम, उसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे कि चीनी और बालू, शक्कर और बालू को मिला दो तो वो अलग अलग हमें दिखाई देगा। मिट्टी के तेल में पानी डाल दो तो हमें दिखाई देगा कि मिट्टी का तेल ऊपर है, पानी नीचे है। और अगर पानी और नारियल का तेल मिलाएंगे तो नारियल का तेल नीचे, पानी ऊपर, यानी हमें अलग अलग वो लेयर दिखाई देगा। तो ये मिश्रण जो है विषमांगी मिश्रण कहलाता है। चलिए, तो हमारे पृथ्वी पर विविध प्रकार की गैसें हैं वायुमंडल में। उनमें एक गैस है ओजोन, उस पर हमें चर्चा नहीं करनी है, केवल बता देते हैं कि कई गैसों में से एक गैस ऐसी है हमारे इस वायुमंडल में, ओजोन गैस यहाँ पर दिखाई दे रहा है पीले रंग में पृथ्वी के चारों ओर। वो जो है हमारा सुरक्षा कवच है। वो सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं उनमें से पराबैंगनी किरणों को रोक देता है, फिल्टर करता है, और अहानिकारक किरणों को हमारी पृथ्वी पर भेजता है, फिल्टर कर देता है। तो ये संरक्षक कवच है ओजोन गैस। चलिए, अब हम चलते हैं प्राकृतिक संसाधन के अर्थ को लेते हुए, घटक को आगे बढ़ाएंगे। तो हमारे पृथ्वी पर सजीवों का व्यास है, ये हम जानते हैं। सजीव सृष्टि पृथ्वी पर मौजूद हैं और सजीवों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, यानी
जीवित रहने के लिए हवा, पानी और ज़मीन जैसे घटक की आवश्यकता है, बहुत महत्वपूर्ण घटक है। और ये घटक प्राकृतिक रूप से मौजूद हैं, इन्हीं का उपयोग करते हैं, इसलिए इन्हें प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्सेस कहते हैं, जिनमें हवा, ज़मीन, पानी ये प्रमुख घटक है। तो हवा, ज़मीन, पानी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, जिनमें अब हमारी चर्चा हवा और हवा के गुणधर्म पर होगी। तो सामान्य तौर पर हवा हमारे चारों ओर होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देती, फिर भी हम हवा को महसूस तो करते हैं, उसका अस्तित्व अनुभव जरूर करते हैं। सांस लेते समय हवा नाक से अंदर ली जाती है, उसी तरह मुंह से अगर हम फूंक मारते हैं हाथ पर तो हमें उसका स्पर्श महसूस होता है, यानी दिखाई भले न दे लेकिन हम अनुभव तो जरूर कर लेते हैं हवा को। चलिए हम शुरू करेंगे हमारा मुख्य टॉपिक, इस हवा का गुणधर्म क्या है। तो हवा की विशेषता या उसके गुणधर्म क्या है वो हम जानेंगे। हमें दिखाई नहीं देता है फिर भी हम उसके गुणधर्म को देखेंगे। जैसे कि यह गुब्बारे वाला प्रयोग, क्या प्रयोग है ध्यान से देखेंगे कि हम बैलेंस जो रॉड है, धागा और रॉड का बैलेंस तराजूनुमा बनाकर उसके दोनों किनारे पर अगर हम एक जैसा गुब्बारा लटकाएं तो वह सीधे रॉड से वर्टिकल धागे पे हॉरिजॉन्टल रॉड बैलेंस में संतुलित रहता है। लेकिन जैसे ही एक गुब्बारे में हम हवा भरते हैं तो क्या होता है, उसका पलड़ा जो हवा की तरफ वाला है वह झुक जाता है। फिर से देखते हैं तो वह नीचे आ जाता है। तो हवा युक्त गुब्बारा का पलड़ा नीचे आ गया। कैसे, क्या हो गया? इसका मतलब निश्चित कि हवा में कई गैस हैं, मिश्रण है, लेकिन उसका अपना एक भार होता है, वजन होता है, द्रव्यमान होता है, इसलिए वह नीचे की ओर झुक गया। तो हमें एक बात जानकारी मिली कि हवा का अपना भार, द्रव्यमान होता है और वह जगह घेरता है, गुब्बारे में फैल गया है। और हवा जहाँ नहीं है उस जगह पर हवा बाहर से एक दबाव बनाता है, जिसे हवा का दाब और सामान्य वैज्ञानिक भाषा में वायुमंडलीय दाब कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, जैसे कि ये पिस्टन है, सिरिंज है, इंजेक्शन आपने देखा होगा, पिचकारी, उसको अब ध्यान से देखते हैं। पिचकारी को जब खींचते हैं तो देखिए उसके नोज़ल से हवा अंदर आती है। ओके, फिर से एक बार देखिए, जब हम पिचकारी खींचते हैं उसके नोज़ल से हवा अंदर आ गई। हवा अंदर आ गई तो अंदर भी हवा है और बाहर भी हवा है, तो दोनों तरफ हवा है। तो हम पिस्टन छोड़ देते हैं तो वहीं का वहीं रुक जाता है, ऐसे ही रुका रहता है कि दोनों तरफ से वो दबाव बना हुआ है, न वो अंदर जा सकता है न वो बाहर आएगा अपने आप। लेकिन अब इस पिस्टन का प्रयोग थोड़ा सा बदल कर करते हैं। हम पिस्टन के नोजल को क्या करते हैं, उंगली से बंद कर देते हैं, यानी वहाँ से हवा न जाने पाए। और अगर हम ज़बरदस्ती इसको खींचते हैं तो अंदर हवा नहीं जाती है, यानी अंदर खाली है, निर्वात है, तो वहाँ बिल्कुल शून्य हवा है। शून्य हवा है मतलब वहाँ दबाव बिल्कुल कम है। तो बाहर से जो है हवा का दबाव तो बना ही है और अंदर बिल्कुल नहीं है, यानी बाहर का दबाव ज़्यादा है, अंदर का शून्य है। तो अगर हम पिस्टन को छोड़ देते हैं हाथ से तो वह वापस अंदर चले जाता है, मतलब बाहर की हवा उसको अंदर ढकेल देती है, क्योंकि वो जगह जो खाली है वहाँ कम दबाव है तो ढकेल दिया उसने। अगर अंदर हवा होती तो वहीं का वहीं पिस्टन रुक गया होता। तो ये दबाव कहलाता है वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और यह दबाव ऐसा नहीं कि
केवल आड़े में या लेफ़्ट से राइट होता है, यह ऊपर नीचे चारों दिशाओं में समान होता है। अगर ये पिस्टन हम खड़ा करके प्रयोग करें, आड़े में नहीं खड़े में, तो भी वही हमें रिज़ल्ट मिलेगा। अगर पिस्टन इस तरह से है और हमने नीचे की ओर पिस्टन छोड़ दिया खोल के, तो भी छोड़ने के बाद क्या होगा, पिस्टन वापस आ जाता है ऊपर, यानी हवा ने उसको ढकेल दिया नीचे से ऊपर। मतलब हवा का जो दबाव है वह सभी दिशाओं में होता है, चाहे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, लेफ्ट राइट, सब जगह से दबाव वह बनाता है। चलिए थोड़ा मनोरंजन वाला देखते हैं। चकती है यह, इस रबर के चकती नुमा को हम जोर से मारे दीवार पर, प्लेन सरफेस कांच के दीवार पर स्मूथ, तो वह चिपक जाता है, क्योंकि वो रबर के दबाव से उसके अंदर की हवा निकल जाती है, तो बाहर से दबाव बढ़ जाता है और वो चिपका के रखता है उस रबर को सरफेस से। तो यहाँ पर भी हवा का दबाव कहीं पर भी हो, हर दिशा में समान होता है। तो ये नीचे से ऊपर होता तो भी चिपक जाता, लेफ्ट से राइट है तो भी चिपक गया। उसी प्रकार और एक देखते हैं प्रयोग। एक ग्लास लेते हैं, उसमें पानी भर लेते हैं, लबालब उसको एक चकती से एकदम ढक देते हैं कि आजू बाजू से कुछ भी उसके अंदर न जा पाए। अब हम इसको क्या करते हैं, घुमा देते हैं सावधानीपूर्वक पकड़ के। उसके बाद छोड़ देंगे उस पुट्ठे को, चकती को, तो क्या होगा, चकती गिरती नहीं है। मतलब नीचे से हवा का दबाव उसको रोके रखता है, क्योंकि अंदर जो है बिल्कुल हवा नहीं है, तो अंदर का दबाव कम है, बाहर से दबाव बढ़ा हुआ है, तो उसको ढकेल कर रखा हुआ है। जैसे ही हम थोड़ा सा गैप करेंगे, पानी बाहर आएगा, पुट्ठा नीचे गिर जाएगा, हवा अंदर घुस जाएगी, क्योंकि दबाव जब बराबर हो जाएगा तो चकती अपने आप नीचे की ओर आ जाएगी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो वायुमंडलीय दाब सभी दिशाओं में समान होता है, चाहे नीचे से ऊपर, चाहे लेफ्ट राइट। इस हवा के दाब का परिणाम देखते हैं। अगर दबाव कम या ज़्यादा हो तो क्या परिणाम हमें देखने को मिलता है, एक प्रयोग द्वारा देखते हैं। एक ग्लास लेते हैं, उसमें एक पाइप डालते हैं, पतली सी स्ट्रॉ। उसके बाद एक दूसरी नली लेकर उसके मुहाने पर ऊपर की तरफ हम जोर से फूंक मारते हैं। जब फूंक मारेंगे बच्चों, तो पानी वाले पाइप के ऊपर जो है हवा जो है ऊपर की, वो वहाँ से हटेगी, यानी वहाँ का दबाव कम हो जाएगा। जब हवा ही नहीं रहेगी उधर, तो दबाव कम हो जाएगा, और जब दबाव कम होगा वहाँ का, तो उस जगह दबाव को पूरा करने के लिए जो पानी है वह ऊपर की ओर जाने का प्रयास करेगा, क्योंकि पानी पर दबाव पहले से ही है। अब ऊपर जगह कम हो गया, दबाव कम हो गया, तो वह दबाव जो पानी वाला है वो बढ़ा हुआ हो जाता है और वह पानी को ढकेलता है। तो पानी क्या करता है, नली में से ऊपर की ओर इस तरह बूंद के रूप में आ जाता है। तो पानी जो है, यानी हवा का दबाव जो है, वो अधिक दाब से कम दाब की ओर जाता है, न कि कम दाब से अधिक दाब की ओर। तो जहाँ अधिक दबाव है वहाँ से हवा मूव करता है कम दबाव की ओर, यानी वो उस जगह को कवर करने की कोशिश करता है। चलिए एक प्रयोग और देखते हैं, परिणाम देखते हैं। यह दिन है, दिन का समय। दिन के समय में बच्चों सूर्य की रोशनी तेज होती है, ज़मीन पर और पानी पर पड़ती है, लेकिन पानी जो है वो धीरे धीरे गर्म होता है और मिट्टी जो है जल्दी से गर्म हो जाती है। तो मिट्टी जल्दी गर्म होने के कारण उसके ऊपर की हवा हल्की हो जाती है, मतलब ज़मीन पर हवा का दबाव कम हो जाता है। तो ज़मीन का तापमान समुद्र के जल की तुलना में जल्दी गर्म होता है, रात में ज़मीन ही जल्दी ठंडा होता है। तो ज़मीन के आसपास की हवा गर्म होती है, दिन में हल्की होती है, तो वहाँ कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है। तो ज़मीन पर कम दबाव होने से क्या होगा, तो जहाँ अधिक दबाव है वहाँ से हवा जो है बहेगी,
तो समुद्र की ओर हवा का दबाव अधिक है, इसलिए वहाँ से वो बहना शुरू करेगी। चलिए हम देखते हैं उसको। तो दिन में हवा का प्रवाह कैसे होगा? अभी आपने देखा समुद्र से जमीन की ओर, ये दिन में होता है। ऐसा क्यों होता है मैंने अभी बताया। लेकिन जैसे जैसे अंधेरा होगा, रात होगी, तो पानी गर्म हुआ होगा, पानी धीरे धीरे ठंडा होगा, ज़मीन जल्दी ठंडी हो जाएगी। तो इसका मतलब पानी के ऊपर गर्मी है, कम दबाव का क्षेत्र है, और ज़मीन पर ठंडा है, अधिक दबाव का क्षेत्र है। तो क्या होगा? तो रात बढ़ने पर हवा का दबाव बदल जाएगा और ज़मीन से समुद्र की ओर हवा का प्रवाह शुरू हो जाता है, यानी हवा प्रवाहित होने लगती है। तो कुल मिलाकर एक बात कि हवा का प्रवाह हमेशा अधिक दाब से कम दाब की ओर रहता है, और इसी कारण हवा बहने लगती है एक जगह से दूसरी जगह, जिसे हम कहते हैं पवन। हम कहते हैं ना, पवन बह रही है, तो बहती पवन यह हवा के दबाव का उदाहरण है। तो हवा का हमने क्या गुणधर्म देखा कि हवा एक निश्चित जगह घेरती है। हमने गुब्बारे में देखा, तो उसका एक आयतन है क्योंकि वो निश्चित जगह में बैठ जाती है। और तीसरा देखा कि हवा का अपना एक द्रव्यमान और भार होता है, इसलिए वह नीचे की ओर पलड़ा को झुका देता है। और हमने अंत में देखा कि हवा जो है वो कम दाब की ओर प्रवाहित होता है अधिक दाब से। ये हमने अभी देखा। तो इन्हीं सब जानकारियों पर बच्चों एक स्वाध्याय है, उसे आप अवश्य पूरा करेंगे। हमें बताना है नीचे लिखे गए कथन सत्य है या असत्य है। आप अपने नोटबुक में इसे नोट करेंगे और उसके सामने सत्य असत्य लिखेंगे। पहला है हवा का भार होता है, सत्य है या असत्य। हवा के दाब को जलीय दाब कहते हैं। ध्यान से देखिए, हवा के दाब को जलीय दाब कहते हैं क्या? तीसरा, हवा कई गैसों का समांगी मिश्रण है। और चौथा, हवा का प्रवाह हमेशा कम दाब से अधिक दाब की ओर होता है। जो कथन सत्य है उसके सामने आप सत्य लिखेंगे, जो कथन असत्य है उसके सामने आप असत्य लिखेंगे। तो बच्चों, आज का लेसन हमारा यहीं समाप्त हुआ। अगले लेसन में फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।